हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 2। कल के लेक्चर में हमने पार्ट 1 करा था और आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आ गया हो, पर नो डाउट उसमें कुछ डाउट जरूर रहे होंगे, आपको आए भी हैं मेरे पास। नो डाउट होते ही हैं डाउट्स तो हमेशा ना। कुछ डाउट्स तो लाइव चैट पे थे, वो आई होप मैंने काफी हद तक क्लियर कर दिए थे, पर कुछ डाउट्स हमें हमारी ऐप पे किसी ने पोस्ट करे हैं, किसी ने यूट्यूब कमेंट्स पे करे हैं। तो उन डाउट्स को ना हम एंड में देख लेंगे। इस लेक्चर के एंड में आपके जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 1 से रिलेटेड डाउट्स हैं उनको हम एंड में देख लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 2 से, और पार्ट 2 को खत्म करने के बाद फिर डाउट्स ले लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर। नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 1 में हमने जीडीपी को समझा था, राइट? जीडीपी को हमने समझा था, फिर हमने जीएनपी भी निकाला था, फिर हमने बात करी थी कि अगर इन सब में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो ये जी का नेट बन जाता है। जी इज ग्रॉस एंड एन इज नेट, ठीक है। प्लस हमने जीडीपी से जीएनपी में कन्वर्ट करने की भी बात करी थी। ये सारी चीजें हमने करी थी, पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने करी थी। जीडीपी भी 3 तरीकों से निकाली जा सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेथडोलॉजी के एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जीडीपी आप एक फैक्टर कॉस्ट पे निकाल सकते हो, एक आप बेसिक प्राइस पे निकाल सकते हो, एक आप मार्केट प्राइस पे निकाल सकते हो, राइट? ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये चीज याद होगी तभी हम नेक्स्ट पोर्शन जो अभी करने वाले हैं वो अच्छे से समझ आएगा, राइट? तो ये तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। मार्केट प्राइस पे होती है, बेसिक प्राइस पे होती है, फैक्टर कॉस्ट पे होती है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी की, कि एक तो होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी और एक होती है आपकी रियल जीडीपी, ठीक है। नाउ नॉमिनल और रियल जीडीपी हम निकालते क्यों हैं, और नॉमिनल और रियल जीडीपी में फर्क क्या है वो अभी देखते हैं। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो 2 वर्ड्स है ना, नॉमिनल, रियल, ये बार बार रिपीट होंगे। अभी जीडीपी के साथ रिपीट हो रहे हैं, बाद में आएगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम। फिर जब हम एक्सचेंज रेट करेंगे ना, एक्सटर्नल सेक्टर करेंगे, उसमें आएगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो नॉमिनल और रियल में इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो जहां भी वर्ड नॉमिनल और रियल आ जाता है ना वर्ड, वहां पे ध्यान रखना प्राइसेस का लेना देना होता है। दोनों में जो फर्क होगा ना वो प्राइस से रिलेटेड होगा या इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगा। खैर, अभी का जो टाइम है वो टाइम है नॉमिनल और रियल जीडीपी समझने का, ठीक है। तो वो समझते हैं पहले। चलो, अभी तो हमने ये बात करी थी कि हम फैक्टर कॉस्ट पे निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस पे निकाल सकते हैं, बेसिक प्राइस पे निकाल सकते हैं, राइट? नाउ मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज 2019 में ना, 2019 में लेट्स सपोज पूरे हिंदुस्तान ने 5 यूनिट गुड्स बनाए थे, राइट? और हर गुड का प्राइस था 100 रुपीज। मान लेते हैं ऐसा, मार्केट प्राइस ही लगा लो, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान ने सिर्फ 5 ये पेन बनाए थे, चलो, या 5 यूनिट्स ऑफ दीज पेन बनाए थे, और हर पेन का प्राइस था 100 रुपीज। तो इंडिया की जीडीपी कितनी हो जाएगी? वेल सिंपल, 500 रुपीज। ये इंडिया की जीडीपी होगी। अब लेट्स सपोज 2020 आ जाता है, ठीक है। अब 2020 में भी इंडिया 5 यूनिट ही बनाता है, इस पेन के 5 यूनिट ही बनाता है। पर अब क्या होता है, 1 साल के अंदर अंदर इस पेन के ना प्राइस डबल हो जाते हैं, राइट? 100 से 200 हो जाते हैं। तो अब 2020 में हिंदुस्तान की जीडीपी क्या होगी, इंडिया की जीडीपी क्या होगी? 1000 रुपीज, है ना? ठीक है। नाउ बहुत सारे लोग ये कह देंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इस बात का श्रेय जरूर लेगी कि देखो पिछले साल तो जीडीपी थी आपकी 500, इस साल हमने आपकी जीडीपी कर दी 1000, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट आ गया 100% का। हमने 100% का जीडीपी ग्रोथ रेट दिखा दिया। देखो इंडिया कितना शाइन कर रहा है, इंडिया कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, इंडिया में मतलब बहुत अच्छा हो गया है। इंडिया की जीडीपी 100% से इंक्रीज होगी, इंडिया की जीडीपी दुगनी होगी, या इंडिया की जीडीपी वो जो टारगेट अचीव किया था कभी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोलते थे ना, वो अचीव कर दिया। पर इस एग्जांपल में तो नहीं करा, पर फिर भी आप सोच सकते हो कि देखो डबल कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीडीपी, डबल कर दी इकोनॉमी की जीडीपी, तो क्रेडिट तो जरूर लेंगे। पर फिर नॉर्मल लोग पूछेंगे या इकोनॉमिस्ट पूछेंगे,
देखो जीडीपी आपको क्या बताता है कि आपके कंट्री ने एक साल में कितनी वेल्थ प्रोड्यूस करी है, और जीडीपी ग्रोथ रेट बताता है कि पिछले साल के मुकाबले आपने इस साल कितनी ज्यादा वेल्थ प्रोड्यूस करी है। अब आप तो कह रहे हो आपने 500 की जगह 1000 रुपए की वेल्थ प्रोड्यूस करी है, पर क्या रियली ज्यादा गुड्स बनाए थे आपने? इस बार भी आपने 5 यूनिट गुड ही बनाए हैं, पिछले साल भी आपने 5 यूनिट्स गुड बनाए थे। ये तो इन्फ्लेशन होगी, प्राइस राइज हो गया, इस वजह से आपका जीडीपी ज्यादा दिख रही है, राइट? आपने कोई ज्यादा वेल्थ प्रोड्यूस नहीं करी है। आपकी कंट्री आज भी ज्यादा वेल्थ थोड़ी प्रोड्यूस करी है, आज भी 5 ही पेन बना रही है, 5 यूनिट्स बना रही है, पहले भी 5 यूनिट्स बना रही थी, पर आज प्राइस राइज हो गए, उसका आपको वो मिल गया फायदा। प्राइस राइज होने की वजह से आपने 1000 रुपए की जीडीपी दिखा दी ना। क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा, राइट? क्योंकि सिर्फ प्राइस राइज की वजह से आपकी जीडीपी ज्यादा दिख रही है ना? मेक सेंस? तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, ये चेक करने के लिए कि एक्चुअली आपने ज्यादा गुड्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ये चेक करने के लिए आप पता क्या करते हो? आप रियल जीडीपी निकालते हो। अब रियल जीडीपी क्या होगी? रियल जीडीपी में हम पता क्या करेंगे? रियल जीडीपी में ना हम ना प्राइसेस सेट कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, एक ना साल चूज कर लेंगे। लेट्स सपोज हम चूज कर लेते हैं 2011-12, ये हमने ना एक ईयर चूज कर लिया, और हमने कहा है कि आज से ना हर साल की जो जीडीपी हम चेक करेंगे ना, वो 2011-12 के प्राइसेस के बेसिस पे करेंगे। हर साल जो हम जीडीपी चेक करेंगे वो हम 2011-12 के प्राइसेस के बेसिस पे करेंगे, ठीक है? अब लेट्स सपोज 2011-12 में ना 2011-12 में 5 यूनिट्स का जो प्राइस था, एक पेन का जो प्राइस था, वो 50 रुपीज था। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है? तो अगर हम 2011-12 के प्राइसेस के हिसाब से देखें तो 2019 में जीडीपी कितनी आनी चाहिए थी? अगर यहां पे मैं 50 लेके चलूं तो जीडीपी आनी चाहिए थी 250, राइट? मेक सेंस? सिमिलरली अगर हम 2020 की जीडीपी चेक करें 2011-12 के प्राइसेस पे, तो यहां भी मैं ₹50 लिखूंगा और पता चलेगा मेरी आज भी जीडीपी 250 है। मेक सेंस? तो अब मैं ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा मेरा ग्रोथ रेट तो 0% का है ना? पिछले साल भी जीडीपी 250 थी, इस साल भी जीडीपी 250 है, राइट? क्योंकि मैंने ज्यादा गुड्स नहीं बनाए। अगर मैं 6 यूनिट गुड बना देता तो मेरी जीडीपी 300 रुपए होती, राइट? पर मैंने इस साल भी 5 यूनिट गुड बनाए हैं, पिछले साल भी 5 यूनिट गुड बनाए थे, इसीलिए मेरी जीडीपी यहां भी 250 है, यहां भी 250 है। एक्चुअली अगर देखा जाए, रियल टर्म्स में अगर देखा जाए, तो मेरा कोई जीडीपी में ग्रोथ रेट ही नहीं हुआ है, 0% का ग्रोथ रेट हुआ है, राइट? तो ये मेथड बेटर नहीं है ना? तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एक कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस पे, तो जो जीडीपी हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी, ठीक है? तो ये जो हमने 250 निकाला है ना 2011-12 के प्राइसेस पे, ये जो हमने जीडीपी निकाली है, इसे हम रियल जीडीपी कहेंगे। 2020 में भी जो 2011-12 के प्राइसेस पे निकाला था, इसे भी हम रियल जीडीपी कहेंगे। रियल जीडीपी में तो कोई ग्रोथ ही नहीं आया है ना? अच्छा मेथड नहीं है, बेटर नहीं है टू एक्चुअली चेक के आपने ज्यादा वेल्थ प्रोड्यूस करी है पिछले साल के मुकाबले में या नहीं करी है। मेक सेंस? ठीक है? तो इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। और ये जो साल हम चूज करते हैं ना, 2011-12 जैसे हमने साल चूज करा है, जिसके प्राइसेस को लेके हम जीडीपी मेजर करते हैं, रियल जीडीपी, उस साल को हम कहते हैं बेस ईयर। उस ईयर को हम कहते हैं बेस ईयर, ठीक है? तो अगर बेस ईयर के प्राइसेस पे आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो आप रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो। और अगर आप उसी साल के प्राइसेस पे कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे 2019 की जीडीपी अगर आप देख रहे हो, तो 2019 के ही प्राइसेस पे अगर आप चेक कर रहे हो तो 500 आता है। सिमिलरली 2020 के प्राइसेस पे चेक करते हो तो 1000 आता है। ये 500 और 1000 होंगे आपके नॉमिनल जीडीपी, ठीक है? दोनों ही कैलकुलेट किए जाते हैं। सो व्हेन यू मेजर जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस, करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस, इसी साल के प्राइसेस, देन यू आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल जीडीपी। बट व्हेन यू कैलकुलेट जीडीपी एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस लाइक द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, देन यू आर टॉकिंग अबाउट रियल जीडीपी। मेक सेंस? ठीक है? बस यही फर्क है नॉमिनल और रियल जीडीपी में।
यही लिखा हुआ है, देख लें एक बार डेफिनेशन। नॉमिनल जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस। और रियल जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ जीडीपी एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस। और जनरली अभी के लिए हम जो कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस चूज करते हैं उसे हम कहते हैं बेस ईयर, और अभी के लिए बेस ईयर चल रहा है 2011-12। पर मैं आपको बता देता हूं कि 2011-12 जो है ना, वो अभी रिसेंटली ही चूज करा है बेस ईयर। बेस ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीरियोडिकली चेंज करती रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा मतलब है एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये बेस ईयर पीरियोडिकली अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। कुछ साल पहले बेस ईयर था 2004-5, 2004-5 का बेस ईयर चूज करते थे कुछ साल पहले। अभी 5-6 साल पहले ही चेंज करा है, 2004-5 से हमने करा है 2011-12, ठीक है। और यहां पे जो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। 2018-19 का मैंने एग्जाम्पल ले लिया था। तो नॉमिनल ग्रोथ रेट 100% आ रहा था, रियल ग्रोथ रेट 0% आ रहा था। नाउ एक चीज आप हमेशा याद रखना, देखो जब भी आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में ये लिखा हुआ हो, खाली बस लिखा हुआ है जीडीपी, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकती है कि किस जीडीपी की बात कर रहे हैं, नॉमिनल की या रियल की। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब खाली वर्ड जीडीपी लिखा हुआ है ना, तब ऑटोमेटिकली ये रियल की बात कर रहे हैं। whenever GDP is not accompanied by any word, it's only written GDP, then they are talking about real GDP only. अगर वो नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करना चाहेंगे ना एमसीक्यूज में या न्यूज़पेपर्स में भी अगर खाली जीडीपी लिखा है तो वो रियल जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करना चाहेंगे तो वो लिख देंगे इसके आगे नॉमिनल जीडीपी, पर अगर कुछ नहीं लिखा तो वो रियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप सुनते हो ना कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है, जीडीपी ग्रोथ रेट 6% है, राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। मेक सेंस? ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। सो रियल जीडीपी इज जीडीपी कैलकुलेटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस, वेयर एज नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस, है ना। चलो नाउ आगे भी पढ़ लेते हैं। दिस इज इवैल्यूएटेड फॉर कंपैरिजन ऑफ जीडीपी फिगर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। If real GDP increases, we are sure that it is due to increase in the amount of goods and services produced, है ना। अगर रियल जीडीपी में ग्रोथ रेट आता है तो हम पक्का श्योर हैं कि पिछले साल के मुकाबले आपने इस साल ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं। क्लियर? ठीक है, चलो अब एक और हम एग्रीगेट देख लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक। एक और हमें कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर पता क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। मान लो नॉमिनल जीडीपी आई है आपकी 100 रुपीज और रियल जीडीपी आई है आपकी 50 रुपीज, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू क्या होगी? 2 हो गई। जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब और पता क्या है? इसका मतलब यह है कि प्राइसेस डबल हुए हैं बेस ईयर के मुकाबले इस साल, राइट। अगर आप नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हो वो 100 आती है, कुछ भी आती है, और रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हो दोनों का रेशियो 2 आएगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइसेस डबल हुए हैं, है ना। तभी तो ऐसा ही हुआ है। यहीं देख लो, इस एग्जांपल में ही देख लो कि अगर आप इधर 2019 की नॉमिनल जीडीपी निकालते तो वो 500 होती, ठीक है। अगर आप 2019 की रियल जीडीपी निकालते तो वो 250 होती। दैट मींस बेस ईयर के मुकाबले जो 2019 में प्राइसेस हैं वो डबल हुए हैं, 50 की जगह 100 हुआ है। अगर 50 ना होता, 25 होता बेस ईयर का प्राइस, तो प्राइसेस 4 गुना हुए होते, राइट, और जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू भी 4 आती, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है ना वो आपको कंपैरिजन देता है बेस ईयर के प्राइसेस में और आपके करंट प्राइसेस में, ठीक है। दैट इज वाई हम कभी कभी कह देते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन मेजर करने का भी एक तरीका यूज किया जा सकता है। वैसे तो इन्फ्लेशन मेजर करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, राइट। ये सारे इंडेक्सेस हम करेंगे जब हम इन्फ्लेशन का चैप्टर करेंगे। बट जीडीपी डिफ्लेटर भी एक तरीका है जिससे आप इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हो। क्लियर? तो ये होगा आपका जीडीपी डिफ्लेटर।
ऑलराइट, मेक सेंस, बड़ा सिंपल है, नॉमिनल और रियल जीडीपी। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू करेंगे एक, जो यूपीएससी में पूछा हुआ है, 2015 में एक बारी पूछा था, और चांसेस है आपके एचसीएस के एग्जाम, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो वो एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लेंगे इस लेक्चर के एंड में ही। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आपको पता है जीडीपी कैलकुलेट करने की जो मेथडोलॉजी है ना, वो 2015 में चेंज की गई है। जब नई सरकार आई थी ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी ना, तो एक साल के बाद ही उन्होंने जीडीपी मेथडोलॉजी चेंज कर दी। अब वो जीडीपी मेथडोलॉजी में क्या क्या चेंजेस करे थे उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट? वो हम देख लेते हैं, पर मैं आपको यह बता देता हूं कि उन्होंने रीजन क्या दिया था कि जीडीपी मेथडोलॉजी, जीडीपी कैलकुलेशन मेथडोलॉजी हम चेंज क्यों कर रहे हैं। वेल, आपको पता है जो यूनाइटेड नेशंस है ना, उसका ना एक स्टैटिस्टिकल कमीशन है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो यूनाइटेड नेशन के स्टैटिस्टिकल कमीशन ने और यूनाइटेड नेशन वगैरह और बहुत सारी बॉडीज ने, इंटरनेशनल बॉडीज ने, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह, उन्होंने ना कुछ गाइडलाइंस निकाली थी कि ऐसे जीडीपी कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि हर कंट्री का ना डिफरेंट मेथड है जीडीपी कैलकुलेट करने का। तो उस वजह से ना वर्ल्ड बैंक वगैरह वाले कहते हैं या यूएन वाले कहते हैं कि यार हमें ना कंपैरिजन में दिक्कत आती है। अगर सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट सेम मेथडोलॉजी से जीडीपी कैलकुलेट करेंगी तो हम कंपेयर कर सकते हैं कंट्रीज को कि ये बड़ी इकोनॉमी है, छोटी इकोनॉमी है। पर अगर सारी कंट्रीज डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज कर रही हैं तो कंपैरिजन में एरर्स होंगे, है ना? तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक, यूएन वगैरह ने निकाला हुआ थे, कुछ गाइडलाइंस निकाली हुई थी कि ये चीजें आपको करनी चाहिए जब आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो। उसका नाम इन्होंने दिया था सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, एसएनए। नोट्स में आपको मिल जाएगा, यहां भी लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स उन्होंने बोला था। तो उस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स में कुछ गाइडलाइंस हैं। नाउ 2015 में इंडिया ने कहा कि अब हम अपनी जीडीपी ऐसे चेंज करेंगे कि वी आर फुली कंप्लायंट टू सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है जीडीपी कैलकुलेट करने की, उन्हें एम्यूलेट कर रहे हैं, उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी वजह से हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। क्लियर? तो वो चेंजेस क्या है वो देख लेते हैं। पहले कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। In 2015, there were some changes introduced in India's GDP estimation methodology. These changes were introduced to make India's national income accounting standards in conformity with global standards. जो global standards हैं उनके साथ ही मिला दिया आपने। Globally, the most accepted and followed national income accounting format is SNA, System of National Accounting, prepared by UN and ratified by IMF, World Bank, OECD। ये OECD रिच वेस्टर्न कंट्रीज का क्लब है। नाउ वो चेंजेस क्या थे? 3 मेजर चेंजेस करे थे इन्होंने। एक, पहले इंडिया ना जीडीपी जो कैलकुलेट करता था वो फैक्टर कॉस्ट पे भी करता था, मार्केट प्राइस पे भी करता था। पर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस पता क्या है कि जीडीपी मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगी तो एरर फ्री होगी। क्यों एरर फ्री होगी? वेल, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं। आप मार्केट से एक पेन खरीदने जाते हो, मैं आपसे पूछूं इस पेन का प्राइस क्या है, आप इजीली बता सकते हो। इस पेन के ढक्कन पे कहीं एमआरपी लिखा होगा, उसे देख के बता दोगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेन की फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो आपको थोड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें से टैक्स माइनस करने पड़ेंगे, सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस करेंगे जो उस फैक्ट्री पे लगे थे जिसने ये पेन बनाया है, राइट? ये सारे कैलकुलेशन करने में थोड़े एरर्स भी आ सकते हैं। क्यों ना हम ये सारी कैलकुलेशंस ही हटा दें, सीधा जीडीपी एमआरपी पे कैलकुलेट करें, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करें, राइट? तो कहते हैं कि एरर फ्री हो जाती है अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे नहीं निकालते, मार्केट प्राइस पे निकालते। तो इंडिया ने क्या कर लिया, जीडीपी ऑफ एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के बजाय जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही कैलकुलेट करता है अब इंडिया। सो देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एक तो चेंज ये करा। फिर 2015 में हमने बेस ईयर भी चेंज कर दिया था। बेस ईयर वाज चेंज फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12। ये तो बड़ा सिंपल है अंडरस्टैंड करना कि बस बेस ईयर अपडेट किया था, ठीक है? क्योंकि 2004-5 से लेके 2015 तक काफी चेंजेस आ चुके थे इकोनॉमी में, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आ चुके थे, राइट? जिनके प्राइसेस के बारे में 2004-5 में कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, है ना? तो इसीलिए आपने बेस ईयर अपडेट कर दिया। देन नेक्स्ट, आपने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी बेसिक प्राइस की, जो हमने बात करी है ना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट बेसिक प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पहले बेसिक प्राइस नहीं कैलकुलेट होता था, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट देखते थे और मार्केट प्राइस देखते थे,
राइट तो अब आपने एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी बेसिक प्राइस की, राइट और बेसिक प्राइस से हमने करा था क्या कैलकुलेट करते हैं हम, जीवीए, राइट जो जीडीपी एट बेसिक प्राइस होती है उसे ही हम जीवीए कहते हैं। तो जीवीए की कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान की तो जीडीपी निकाल देती है, पर पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स भी हैं। हम अभी करेंगे कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है। तो इन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस अगर मेजर करनी है इंडिविजुअली, पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस से मिल जाती है, पर सेक्टर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप सेक्टर्स का जीवीए निकालते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी ग्रॉस वैल्यू एडेड है, और फिर उसका ग्रोथ देखते हो। तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस आप जीवीए से कैलकुलेट करते हो। ये एक चेंज निकाला था। तो ये 3 मेजर चेंजेस थे। एक और चेंज इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, देखो वो चेंज पता क्या था, वो सिंपल सा चेंज था, वो तो करना ही था चाहे इंडिया एसएनए कंप्लायंट ना भी होता, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, तब भी इंडिया ने इंट्रोड्यूस करना ही था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ना एक डेटाबेस होता है जिसे हम कहते हैं MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21। ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लेके आई थी ना, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि सारे कॉर्पोरेट्स को इस स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ना एनुअल रिटर्न और 3 ईयरली रिटर्न भरनी पड़ेगी। जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वैसी ये रिटर्न भरनी पड़ेगी, और इस रिटर्न में उन्हें अपनी कंपनी का सारा लेखा जोखा देना पड़ेगा कि कितने उन्होंने इंटरमीडिएट गुड्स लिए हैं, कितने उन्होंने फाइनल गुड्स बनाए हैं, कितना उनका चेंज इन इन्वेंट्री है। ये स्कीम लेके आए। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनके पास सारे कॉर्पोरेट्स का अच्छा खासा अपडेटेड डेटा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए क्यों ना हम इस डेटा को यूज करें। अभी तक तो हम छोटा छोटा कहां जहां डेटाबेस पड़ा होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे पड़ा होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट पे पड़ा होता है, ये सारा डेटाबेस ही हम उठाई जा रहे हैं, राइट। सीधा इनसे ही बात करते हैं और सीधा यहां से ही डेटा उठाते हैं। जो आपकी इकोनॉमी होती है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वैसे दोबारा मैं बता देता हूं, फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी। जो फॉर्मल इकोनॉमी का डेटा है ना वो तो सीधा इधर से ही मिल जाएगा अच्छे से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है कि 2015 में ही कि अब हम जो डेटाबेस उठाएंगे ना जीडीपी एस्टिमेशन का, वो MCA 21 का डेटा उठाएंगे, क्योंकि MCA 21 का डेटा ज्यादा फूल प्रूफ है, एरर फ्री है, डुप्लीकेशन नहीं है, बेटर है। इससे क्या होगा, आपकी जीडीपी कम एरर फ्री होगी, ज्यादा क्लोज टू रियलिटी होगी। क्लियर, मेक सेंस? ठीक है, चलो तो ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। ऑलराइट, चलो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी ना कि इंडियन इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, राइट। तो वो सेक्टर्स भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। बाकी इन सेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में करेंगे भी डिस्कस, अलग अलग चैप्टर डेडिकेटेड होगा एक एक सेक्टर को, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या हैं, राइट। तो ऑफिशियली ना इंडियन इकोनॉमी को ना बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। नाउ एक सेक्टर तो है आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, जो आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, फार्मिंग वगैरह, वो इसमें होंगी। और एलाइड एक्टिविटीज से मतलब क्या है, एलाइड एक्टिविटीज मतलब एक तो होती है आपकी क्रॉप फार्मिंग कि आप फसल बीज रहे हो, दूसरी आपकी डेयरी फार्मिंग भी होती है, एनिमल रेयरिंग भी होती है, फिशिंग भी होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी होती है। ये सारी चीजों को ना हम एलाइड एक्टिविटीज में डाल लेते हैं। तो एग्रीकल्चर वुड बी अबाउट क्रॉप फार्मिंग, ठीक है, और एलाइड एक्टिविटीज वुड बी मोस्टली रिलेटेड टू एनिमल रेयरिंग, फिशिंग, पिसीकल्चर जैसे फिश का, एक्वाकल्चर, फिशिंग वगैरह, और एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह, वो एलाइड एक्टिविटीज में होंगी, ठीक है। फिर दूसरा आपका सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जितनी भी ये चीजें आप लेते हो, मतलब जितनी भी चीजें आप खरीदते हो, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती हैं, राइट। तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, माइनिंग सेक्टर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट होता है, राइट। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट सेक्टर है आपकी इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ये सेक्टर को भी हम डिटेल में करेंगे, इसमें बहुत जॉब्स जनरेट होती हैं। फिर एक आपका सेक्टर होता है सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। ये जो दोनों दिए हुए ना यहां पे, ये सर्विसेज सेक्टर ही हैं, दोनों सर्विसेज सेक्टर है, पर फिर भी हमने ना इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है।
ये वाला तो हो गया आपका कमर्शियल सर्विसेज सेक्टर। कमर्शियल सर्विसेज यानी कि जनरली प्राइवेट सर्विसेज, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, टूरिज्म हो गई, आपका हॉस्पिटैलिटी सर्विस हो गई, मेडिकल सर्विस हो गई, ठीक है, ये आपकी ग्रूमिंग सर्विसेज हो गई और बहुत सारी सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विस हो गई, राइट। तो बहुत सारी सर्विसेज जिनके लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं, राइट, कमर्शियल सर्विसेज, वो आपने एक पार्ट में डाल दिया। और जितनी भी गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको एक सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की सर्विस दे रही है आपको पुलिस, नेशनल डिफेंस की आपको सर्विस दे रहे हैं हमारे जवान, राइट, बॉर्डर पे, राइट। तो गवर्नमेंट जो सर्विसेज आपको देती है ना, उन्हें आपने एक कैटेगरी में डाल दिया। वैसे तो ये दोनों सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है, कभी कभी इकोनॉमिक सर्वे में दोनों को इकट्ठा ही दिया जाता है, पर फिर भी कई कई जगहों पे दोनों को अलग रखा हुआ है। सर्विसेज सेक्टर के ही दो पार्ट बनाए हुए हैं, एक तो है सर्विसेज जो कमर्शियल सर्विसेज है, और एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। वैसे सिंप्लिसिटी के लिए आप ये मानो कि इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं और इसे टर्शरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है जी, क्लियर। तो ये है मोटे मोटे तौर पे कि आपके इकोनॉमी की सेक्टोरल डिवीजन क्या है, राइट। इसको हम बाद में कभी आगे के चैप्टर्स में डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है, आपकी क्लैरिटी के लिए है, प्लस यही टॉपिक से ना आपके पिछले जितना भी अभी तक हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में करा है उससे उसकी रिविजन हो जाएगी, राइट। नाउ ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमी को ड्राइव कौन करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कौन करता है, आगे कौन लेके जाता है, किन चीजों की वजह से आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है। नाउ 4 चीजों की वजह से होती है, याद करो कल जो हमने फॉर्मूला करा है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना, यही करा था, where C stands for consumption expenditure, I stands for investment, G stands for government expenditure and X minus M stands for net exports. नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट है। जितना ज्यादा आप इंपोर्ट करोगे उतना जीडीपी कम होगी, माइनस है, जितना एक्सपोर्ट करोगे उतनी जीडीपी बढ़ेगी। तभी तो हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स एक्ट एज एन इंजेक्शन इन योर इकोनॉमी एंड इंपोर्ट्स एक्ट एज अ लीकेज इन योर इकोनॉमी, राइट। यही हम बात करते हैं। खैर, ये तो होती है आपकी जीडीपी। नाउ आपको पता है आपकी जीडीपी को ड्राइव करने के यही 4 फैक्टर्स हैं, दीज आर द 4 ड्राइवर्स ऑफ योर जीडीपी ग्रोथ। अगर आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो जीडीपी आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है तो जीडीपी आगे बढ़ेगी, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है तो जीडीपी आगे बढ़ेगी, और नेट एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं तो जीडीपी आगे बढ़ेगी। दीज आर द 4 ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बस एक क्लैरिटी मैं दोबारा दे देता हूं आपको, वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। यहां जो कंजम्पशन है ना, ये जो सी है, इसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल, क्योंकि फाइनल गुड्स पे ही होती है कंजम्पशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कंजम्पशन है ना, ये प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट लोग जो कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बट गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है, कुछ कंज्यूमर गुड्स गवर्नमेंट भी खरीदती है, गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट करती है, रोड्स ब्रिजेस वगैरह बनाती है, तो गवर्नमेंट की भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो गवर्नमेंट की कंजम्पशन, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा इस जी के अंडर आएगा। इसी जी के 2 पार्ट्स हैं, एक होगा पब्लिक कंजम्पशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज है तो उसमें हम पब्लिक डाल देते हैं वर्ड, पब्लिक कंजम्पशन, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो कंजम्पशन कर रही है पब्लिक कंजम्पशन, दोनों मिला दो ये जी मिल जाता है आपको, राइट। और ये दोनों एक्सपेंडिचर, दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अनाउंस करती है अपने बजट के थ्रू, जिसे हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, पर मोर ऑन दैट लेटर। और बाकी बचा हुआ है आपका एक्सपोर्ट, जितना इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा जीडीपी को बूस्ट मिलेगा, राइट। दीज आर द 4 ड्राइवर्स ऑफ योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी ज्यादातर किससे चलती है, इंडिया की इकोनॉमी को ज्यादातर कौन ड्राइव कर रहा है,
अगर हम बात करें, इंडिया की इकोनॉमी ज्यादातर इससे चलती है। इंडिया इज मेनली अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बहुत ज्यादा रोल है इंडिया की जीडीपी में। इंडिया इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। बट कई इकोनॉमीज होती हैं जो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होती है। एक पॉइंट था जहां चाइना इन्वेस्टमेंट ड्रिवन था। आपको पता है चाइना की इकोनॉमी में ज्यादा रोल इन्वेस्टमेंट का है और एक्सपोर्ट्स का है। चाइना बहुत सामान एक्सपोर्ट करता है, ये तो हमने सुना होगा। सारी दुनिया को सामान चाइना ही तो बेच रहा है। तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या चाइनीज गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्टमेंट करती है। तो चाइना की इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है, एक्सपोर्ट ड्रिवन है। वो तो अब चाइना ना अपनी इकोनॉमी को चेंज करना चाह रहा है स्ट्रक्चरली। वो कहता है अब हम भी कंजम्पशन ड्रिवन होना चाहते हैं। बहुत कर लिया एक्सपोर्ट, बहुत कर लिया इन्वेस्टमेंट, राइट। बट इंडिया इज प्राइमरीली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। और इंडिया की गवर्नमेंट पता क्या चाहती है कि बहुत ज्यादा कर लिया कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी अपने आप को। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कंजम्पशन डिपेंडेंट है। इंडिया की इकोनॉमी में इसका भी रोल बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया नीड्स टू बिकम अ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी, है ना। तो जब आप ये वर्ड सुनते हो कि इंडिया नीड्स टू बिकम अ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी, इंडिया इज मेजरली अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, अब आपको समझ आएगा मतलब क्या है इस चीज का। क्यों कहते हैं कि इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है? क्योंकि इंडिया में ज्यादातर एक्सपेंडिचर कंज्यूमर गुड्स पे हो रहा है। क्यों कहते हैं कि इंडिया को इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी बनना चाहिए? क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होगा तो इंडिया इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा। और कल ही के लेक्चर में हमने करा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इट एड्स टू द कैपेसिटी ऑफ योर इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ाती है। याद है ना, कल मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर एक फैक्ट्री 100 गुड्स बना रही है तो आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी 100 गुड्स बनाने की है। पर अगर आपकी इकोनॉमी में 2 फैक्ट्रीज है तो अब आपकी इकोनॉमी की 200 गुड्स बनाने की फैक्ट्री हो जाएगी। आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जीडीपी ज्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इंडिया को इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होना चाहिए। चाइना इन्वेस्टमेंट ड्रिवन था, तभी आज चाइना की जीडीपी यूएसए को टक्कर देती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा ली, है ना। मेक सेंस? तो इंडिया ऑल्सो नीड्स टू बिकम अ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो कंज्यूमर गुड्स बनाने की भी तो कैपेसिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा मशीन्स लेंगे उतनी ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाने की भी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट करने की भी कैपेसिटी बढ़ेगी, ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी, है ना। इसीलिए इंडिया को कहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होना चाहिए। गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहां से गवर्नमेंट की पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो जब भी ये ड्रिवन की बात करते हैं, इंडिया इज अ फलाना ड्रिवन इकोनॉमी, चाइना इज फलाना ड्रिवन इकोनॉमी, सो व्हाट डू दे मीन बाय ड्रिवन? ये 4 ड्राइवर्स हैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के। इन्हीं 4 चीजों से आपकी इकोनॉमी चलती है और आगे बढ़ती है। जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसका आप नाम डाल देते हो, कह देते हो इंडिया या कोई भी कंट्री एक्स इज अ दिस ड्रिवन इकोनॉमी, दिस ड्रिवन इकोनॉमी, दिस ड्रिवन इकोनॉमी और दिस ड्रिवन इकोनॉमी, राइट। और क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी को कोरोना आने से पहले, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक आया है, इसके आने से पहले कह रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी ना अब ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी ना फंस सी चुकी है। इंडिया की इकोनॉमी पता है कहां फंसी है? वो जो फसाद को या उस फंसी हुई जगह को हम कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इज ट्रैप्ड, और उस ट्रैप का नाम रखा था मिड इनकम ट्रैप, मिडिल इनकम ट्रैप। इंडिया की इकोनॉमी कह रहे थे कोरोना आने से पहले, कोरोना आने के बाद तो काफी चीजें चेंज हो गई, पर उससे पहले कहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी इज ट्रैप्ड इन दिस मिडिल इनकम ट्रैप। अब ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या है? याद करो कल का लेक्चर, कल के लेक्चर में हमने बात करी थी कि वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करता है कंट्रीज को 4 ग्रुप्स में, राइट। एक होती है लो इनकम इकोनॉमीज, एक होती है मिडिल इनकम इकोनॉमीज, जिनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, लोअर मिडिल, अपर मिडिल इनकम, और एक होती है हाई इनकम इकोनॉमीज। नो, हमने ये करा था कि इंडिया की इकोनॉमी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है, बट नॉनदलेस इंडिया की इकोनॉमी को हम मिडिल इनकम इकोनॉमी तो कह सकते हैं। कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी मिडिल इनकम में फंस के रह गई है। वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इंडिया की इकोनॉमी लो इनकम से मिडिल इनकम में तो आ गई, अब मिडिल इनकम से हाई इनकम में जाए, राइट। बट इंडिया की इकोनॉमी अब शायद इस मिडिल इनकम में फंस गई है। उसके बहुत सारे रीजंस दे रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है ना वो कंजम्पशन ड्रिवन है ज्यादा। इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है ज्यादा। कंजम्पशन की वजह से ही इंडिया लो इनकम से मिडिल इनकम में आया था।
पर आपको पता है ये कंजम्पशन किसने करी थी ज्यादा? आपके जो इकोनॉमी के रिचेस्ट 10% लोग हैं ना, रिच 10%, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल, 10%, सॉरी 10 नहीं, 10% ऑफ योर पॉपुलेशन, जो टॉप 10% ऑफ योर पॉपुलेशन है, जो अमीर हैं, उन्होंने ही आपकी कंजम्पशन ड्राइव करी हुई थी। इन्हीं 10% ने इतने माइक्रोवेव ओवन खरीदे हैं, फ्रिज खरीदे हैं, टीवी खरीदे हैं, बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। पिछले 20-30 सालों में इंडिया की टॉप 10% पॉपुलेशन ने यह कंजम्पशन ग्रोथ को वो ड्राइव करा हुआ था, राइट? पर अब समय पता है क्या आ गया था? अब समय आ गया था कि ये 10% की जो कंजम्पशन थी ना, हर साल ज्यादा कंज्यूम करते थे, ज्यादा कंज्यूम करते थे, ग्रोथ होती जाती थी। ये 10% अब सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद कितने फ्रिज खरीद लोगे, कितने टीवी खरीद लोगे? ये जो टॉप 10% पॉपुलेशन है ना, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब ये अगले साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कंज्यूम नहीं करते, इसका सैचुरेशन आ गया। और इसी 10% ने तो आपकी कंजम्पशन ग्रोथ बढ़ाई हुई थी, अब इसका सैचुरेशन आ गया, राइट? तो इंडिया की कंजम्पशन अब ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है। इंडिया के इन्वेस्टमेंट लेवल्स तो गिरे हुए हैं बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस चल रहा था, काफी टाइम से एनपीए की प्रॉब्लम चल रही थी, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं हो पा रही थी। अब अगर आप ये सोच रहे होगे कि बैंक्स का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है, पेशेंस रखो, आगे के लेक्चर्स में आएगा। इंडिया की गवर्नमेंट भी ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रही थी क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट के ऑलरेडी खर्चे बहुत बड़े हुए थे, और इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया इस ट्रैप में फंस गया। इंडिया को लो इनकम से हाई इनकम में ले जाने के लिए कंजम्पशन थी। अब कंजम्पशन सैचुरेट होगी, बाकी ड्राइवर्स स्टैग्नेंट्स हैं, तो इंडिया मिड इनकम ट्रैप में फंस गया। तो इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि इंडिया को अगर मिडिल इनकम ट्रैप से निकलना है, मिडिल इनकम से हाई इनकम की तरफ जाना है, तो ये जो बॉटम 90% है ना, बॉटम 90% इनकी इनकम्स की तरफ तवज्जो दो। अगर ये बॉटम 90% की इनकम्स अच्छी होंगी, अगर ये बॉटम 90% की इनकम्स अच्छी होंगी, तो ये चीजें भी ज्यादा खरीदेंगे, ये डिमांड भी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो अभी तक आपके इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड टॉप 10% से आ रही थी। अगर आप रूरल इंडिया की तरफ तवज्जो दोगे, तो ये बॉटम 90% से भी कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो आपकी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहां तो सैचुरेट हो गया, अब ये आपकी कंजम्पशन ड्राइव करेंगे। एक तो ये कर सकते हो, दूसरा अपने आप को आपने कंजम्पशन पे डिपेंडेंट क्यों रखा हुआ है? गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलके दबा के इन्वेस्टमेंट करें, दबा के चीजें बनाएं, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह वगैरह, इन्वेस्टमेंट करें जैसे चाइना ने करा था, राइट? तो इन्वेस्टमेंट अपने लेवल्स बढ़ा दो। और तीसरा कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट एक्सपोर्ट्स। अपने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दो, अपने एक्सपोर्टर्स को थोड़ा वो दो, इंसेंटिव्स, जैसे आप इंसेंटिव समझते हो ना कि फायदा दो, किसी तरह उन्हें एनकरेज करो कि वो ज्यादा एक्सपोर्ट करें। इंडिया को अपनी एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपैंड करने की जरूरत है चाइना की तरह। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो चाहे कंजम्पशन ना भी बढ़े तो भी इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप से निकल जाएगी। पर कंजम्पशन भी बढ़ानी चाहिए बॉटम 90% पे फोकस करके, राइट? ये रियल लाइफ एग्जांपल था, रियल एग्जांपल था जो मैंने अभी आपको दिया, पर इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कौन करता है। तभी जब भी आपका इकोनॉमी रिसेशन में होती है, तब ऐसे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं कि इंडिया शुड बूस्ट इट्स कंजम्पशन ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्पेंड मोर। क्यों कहते हैं कि रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट को स्पेंड ज्यादा करना चाहिए? क्योंकि भाई थर्ड ड्राइवर है, इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। मेक सेंस? ठीक है, तो ये चीज है ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट जो है ना, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। कल हमने बात करी है कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, इसे ही हम कहते हैं इसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है और चेंज इन इन्वेंटरी होता है। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाता है? इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, रेल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। मशीनरी ज्यादा खरीद रहे हो, टूल ज्यादा खरीद रहे हो, सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, कंपनीज को असिस्ट करते हैं, वो भी आपका इसका पार्ट है, कैपिटल गुड्स का। कल्टीवेबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब कल्टीवेबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या होंगी? ये वो कैपिटल गुड्स हैं जो बायोलॉजिकल है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपका कैपिटल गुड्स होते हैं। जैसे एक डेयरी फार्मर के लिए कैटल है, कैटल उसके लिए कैपिटल गुड है क्योंकि उसके थ्रू वो मिल्क प्रोड्यूस करता है,
राइट। ऐसे ही पोल्ट्री फार्मिंग जो करते हैं उनके लिए जो ये चिकन्स होते हैं, ये इनके लिए कैपिटल गुड है, राइट। मुर्गियां वगैरह होती हैं, ये कैपिटल गुड है, पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तभी इन्हें कहते हैं कल्टीवेबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये भी कैपिटल गुड है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो घर नहीं बनाते हम, ये जो घर होता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे घर बनाती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और जितने भी हम घर बनाते हैं, घरों को भी आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हो, ये बस याद रखना इस चीज को। जो घर होते हैं, घर होते हैं, उन्हें भी आप, जो घर बनते हैं, प्रॉपर एक ड्वेलिंग यूनिट बनता है, उन्हें भी हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट ये चीजें होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट गुड, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस एक और चीज, इन्वेस्टमेंट जितनी भी हमारे कंट्री में होती है ना, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। एक तो होती है हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जैसे घर पे इन्वेस्टमेंट हो गई, घर बना दिया आपने। अब कल के लेक्चर से कंफ्यूज मत करना, मैंने ये बोला था कि अगर आप लैंड खरीदते हो कहीं, तो आप उसे इन्वेस्टमेंट कहते हो, पर उसे इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं किया जाता। ये बिल्कुल सही बात है, पर अगर जो पूरा का पूरा घर है, घर बना दिया आपने, वो कैपिटल गुड ही है, ठीक है, तो वो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट होगा। फिर एक कॉर्पोरेट्स करते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। और एक गवर्नमेंट करती है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हाउस होल्ड और प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है ना, इसे तो हम उस आय में ही मानते हैं, वो जो C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M है, इसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाउस होल्ड और प्राइवेट कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, इसे हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इसे हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? अगर हम ड्राइवर्स की बात करें, G में, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट होगा। खैर, कल मैंने बात करी थी कि अगर आप लैंड में पैसा डाल रहे हो, FD में पैसा डाल रहे हो, शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हो, गोल्ड में पैसा डाल रहे हो, तो आप तो कह सकते हो कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, पर इकोनॉमिस्ट उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर करते। इकोनॉमिस्ट उसे सेविंग्स का पार्ट मानते हैं, राइट। जो भी आप गोल्ड में पैसा डाल रहे हो, रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हो, शेयर मार्केट में डाल रहे हो, बॉन्ड मार्केट में डाल रहे हो, FD में पैसा डाल रहे हो, वो सब इकोनॉमिस्ट के हिसाब से आपकी सेविंग्स हैं। और सेविंग्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पूरे इंडिया में जितनी टोटल सेविंग्स हो रही हैं, जितनी भी सेविंग्स हो रही हैं, वो 3 तरह की हैं। एक तो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, एक प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स हैं जो कंपनीज करती हैं, एक गवर्नमेंट सेविंग्स हैं, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, सेविंग्स को हम GDP का पार्ट ही नहीं मानते। सेविंग्स GDP में ऐड ही नहीं होती। और क्यों हो? GDP क्या है? GDP बाय डेफिनेशन क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन ईयर। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हो, क्या वो शेयर जो आपने खरीदे हैं वो गुड्स हैं, वो सर्विसेज हैं? आपने जो FD में पैसा डाला है, क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज है? नहीं। आपने जो गोल्ड में पैसा डाला है, वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। गोल्ड आपने मतलब जैसे ऐसे खरीद लिया है ना, गोल्ड की ज्वेलरी बना के बेच रहे हो, वो अलग है, वो गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा, वो ज्वेलर्स की गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा। पर आपने गोल्ड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डाला है, तो आपने सेविंग्स डाली है, वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। तो आपने बैंक में पैसा डाला है, वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी हैं। तो सेविंग्स जितनी भी होती है ना, वो GDP का पार्ट नहीं होती है, क्योंकि GDP में ऐड नहीं होती है। जब तक गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन रहे, तब तक वो GDP का पार्ट नहीं है, राइट। तो सेविंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ GDP। तो अगर शेयर मार्केट में बहुत सेंसेक्स बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है GDP भी ऊपर जा रही है, जरूरी नहीं है। GDP पिछले कोरोना के टाइम में हमारी GDP गिर रही थी, फिर भी सेंसेक्स ऊपर जा रहा था अभी कुछ टाइम पहले, राइट। अभी गिरा है वो तो सेकेंड वेव के टाइम पे, पर सेंसेक्स ऊपर जा रहा था। सेंसेक्स का लेना देना है, GDP से लेना देना है, बट सेंसेक्स में, निफ्टी में, शेयर मार्केट में जो भी कुछ होता है वो GDP नहीं है। सेविंग्स अलग है, GDP अलग है। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, एक तो सेविंग्स को हम GDP का पार्ट नहीं मानते। एक जो सेकंड हैंड गुड्स की मार्केट होती है ना, सेकंड हैंड गुड्स जहां बिकते हैं, वो भी GDP में ऐड नहीं होता। ये बाय कन्वेंशन चलता आ रहा है कि सेकंड हैंड गुड्स की मार्केट को, सेकंड हैंड चीजों की मार्केट को हम GDP में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सेकंड हैंड गुड्स नहीं होते, सेविंग्स नहीं होती आपकी GDP का पार्ट। ये याद रखना, क्वेश्चन MCQ बन सकता है इस पे, कॉन्सेप्चुअल MCQ है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉब्लम्स विद GDP, जो हम बात कर रहे थे ना
कि क्या जीडीपी इज इक्वल टू वेलफेयर? क्या हम कह सकते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर एक ही बात है? क्या किसी कंट्री की ज्यादा जीडीपी है तो उसका मतलब वहां पे वेलफेयर भी ज्यादा हो रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको पता है इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दैट मींस इंडिया की जीडीपी 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, नॉर्वे से ज्यादा, स्वीडन से ज्यादा। पर क्या आप कह सकते हो कि इंडिया में नॉर्वे और स्वीडन से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब आता है तो उसमें इंडिया का रैंक 100+ होता है और नॉर्वे और स्वीडन का रैंक 1 होता है। जबकि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नॉर्वे से बड़ी इकोनॉमी है, स्वीडन से बड़ी इकोनॉमी है, स्विट्जरलैंड से बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी स्विट्जरलैंड में लोगों का ज्यादा वेलफेयर होता है इंडिया के मुकाबले, है ना? आपको पता है इंडिया में कुछ 7 या 8 स्टेट्स ऐसी हैं, 7 और 8 स्टेट्स ऐसे हैं, ऐसे राज्य हैं जिनका हाल अफ्रीका से भी बदतर है। सब सहारन अफ्रीका से भी बुरा हाल है 7 to 8 स्टेट्स का इंडिया में। ठीक है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया में ज्यादा वेलफेयर हो रहा है और नॉर्वे से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं। तो इंडिया की जीडीपी ज्यादा है पर वेलफेयर ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? जीडीपी, व्हाई जीडीपी डजंट ट्रांसलेट, ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू वेलफेयर? वेल, उसके 3 कारण है कि जीडीपी और वेलफेयर में 3 चीजों की वजह से फर्क आता है। और वो क्या है? व्हाई जीडीपी फिगर्स डू नॉट मेजर द एक्चुअल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी आपको यह तो बता देगा कि इंडिया की इकोनॉमी में कितनी वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है, पर यह थोड़ी बताएगा कि वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के टॉप 1%, जो टॉप 1% रिचेस्ट लोग हैं, वो ही सारी वेल्थ प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। बॉटम 99% के पास वेल्थ ही नहीं आ रही। तो भी अगर हम देखें तो इंडिया की जीडीपी तो बढ़ ही रही है। कल को अंबानी जी बहुत ज्यादा इनकम कमाए और पूरा हिंदुस्तान 0 इनकम कमाए तो भी इंडिया की नेशनल इनकम तो बढ़ेगी, जीडीपी तो बढ़ेगी। पर क्या बॉटम 99% का वेलफेयर हो रहा है? नहीं। तो जीडीपी ओनली टॉक्स अबाउट पूरे इंडिया में वेल्थ कितनी प्रोड्यूस हो रही है। जीडीपी डजंट से एनीथिंग अबाउट कि इंडिया में जो वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है। क्या सबको उनका ड्यू शेयर मिल रहा है या नहीं? कुछ टॉप 1% सेठ लोग जो हैं वो ही सारी वेल्थ लेके चले गए हैं। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो पता चलता है कि इनइक्वालिटी ज्यादा है इंडिया में। चाहे इंडिया 5th लार्जेस्ट है, पर वो 5th लार्जेस्ट, वो जो पैसा इतना सारा 5th लार्जेस्ट जिसने हमें बनाया है, वो सिर्फ अमीर अमीर लोगों के पास है। बहुत सारे लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट? सो जीडीपी डजंट टॉक एनीथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो जीडीपी से हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता चलता, इसीलिए जीडीपी और वेलफेयर में फर्क है। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट गारंटी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट? ठीक है। एक और चीज है जिससे जीडीपी से हमें आइडिया नहीं लगता कि रियल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, राइट? एक्चुअल नहीं पता चलता। वो है कि आपकी इकोनॉमी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस भी होते हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जैसे बार्टर सिस्टम भी चलता है कई कई जगहों पे आज भी। आपको पता है असम में एक जगह है, वहां एक मेला होता है जिसका नाम है जोनबील मेला। जोनबील मेला जो है ना, वहां पे जो भी मेले में जो भी चीजें आप खरीदते बेचते हो वो बार्टर के बेसिस पे करते हो। बार्टर के बेसिस पे क्या है? बार्टर सिस्टम तो आपको पता होगा कि मेरे पास ये पेन है, आपके पास ये रिमोट है, हमने एक्सचेंज कर लिया, बस दैट्स इट। मुझे ये रिमोट चाहिए था, आपको पैसे देने के बजाय मैंने आपको ये पेन दे दिया। आपको ये पेन चाहिए था, आपने मुझे पैसे देने के बजाय ये रिमोट दे दिया, राइट? तो बार्टर सिस्टम है। अब अगर आपकी इकोनॉमी में एक्सचेंजेस तो हो रहे हैं पर वो नॉन मॉनेटरी हैं। नॉन मॉनेटरी का मतलब कि बार्टर से हो रहे हैं या कुछ उसमें वो नहीं हो रहा है, पैसा नहीं एक्सचेंज हो रहा है, तो वो जीडीपी में तो कैलकुलेट ही नहीं होगा, जीडीपी में तो ऐड ही नहीं होगा। तो आपकी जीडीपी अंडर एस्टिमेट की जा रही है ना? ये भी एक हो सकता है, ये भी एक है। ये एक्चुअली 3 पॉइंट्स पता क्या है? ये बता रहे कि जीडीपी में भी एरर्स हैं। कुछ हो सकता है जैसे जीडीपी वोंट एस्टिमेट नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, वो जीडीपी में आएंगे ही नहीं, है ना? तो एक तो ये है। तीसरा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नलिटीज। अब एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? ध्यान से सुनना। एक्सटर्नलिटीज पता क्या होती हैं? कुछ चीजों के, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नलिटीज भी ना 2 तरीके की होंगी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। हम नेगेटिव के बारे में बात करते हैं पहले, उससे आपको एक्सटर्नलिटीज का आइडिया लग जाएगा। लेट्स सपोज इंडिया में ना 4 नई फैक्ट्रीज लगती हैं,
और वो 4 नई फैक्ट्रीज ना वेल्थ प्रोड्यूस करती हैं कुछ 1 करोड़ की, 1 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो। तो मैं कह सकता हूं इंडिया की जीडीपी 1 करोड़ से बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। आपको लगेगा इंडिया रिच हो रहा है, ये 4 नई फैक्ट्रीज लगी हैं, इसने 1 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, तो आपकी जीडीपी 1 करोड़ से बढ़ जाती है। इसी वजह से हम कहेंगे इंडिया रिच हो रहा है, इंडिया की जीडीपी 1 करोड़ से बढ़ गई, हम खुश हो जाएंगे। पर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो 4 फैक्ट्रीज लगी है ना, ये रिवर्स के पास लगी हैं, ठीक है। और ये जो अपना वेस्ट निकालती है ना, सारा रिवर्स में डंप कर देती हैं। उस वजह से क्या होता है, रिवर्स पोल्यूट हो जाती हैं। जो रिवर्स में एक्वेटिक लाइफ है, जो मछलियां वगैरह हैं, वो क्या कहते हैं, मर जाती हैं ज्यादा, है ना, वाइल्ड लाइफ खराब हो जाती है, लोग बीमार हो रहे हैं इस रिवर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ खराब हो रही है, रिवर पोल्यूट हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, पर हमें क्या लग रहा है, इंडिया रिच हो गया, हम तो खुश होते जाते हैं। तो जब हम जीडीपी पे ही खाली फोकस करते हैं तो हम इन चीजों के बारे में तो देखते ही नहीं। अगर हमारा सिंगल फोकस जीडीपी पे होगा तो ये जो नुकसान हो रहा है इस 1 करोड़ को लेने के लिए, ये 1 करोड़ को लेने के लिए जो नुकसान हो रहा है उसको तो हमने इग्नोर कर दिया, राइट। इसे हम कहेंगे एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी पता क्या होती है, एक्सटर्नलिटी बाय डेफिनेशन होती है वो चीज जिसकी कॉस्ट या जिसका फायदा, बेनिफिट या कॉस्ट आपने फैक्टर इन नहीं करी जीडीपी में। जो चीज का आपने, जैसे आपके हिसाब से तो 1 करोड़ का फायदा हुआ है, पर इस नुकसान को तो आपने इग्नोर कर दिया, इस नुकसान को आपने फैक्टर इन नहीं करा अपनी जीडीपी एस्टिमेशन में, तो इसे हम एक्सटर्नलिटी कहेंगे। ये एक बाहर की चीज है जिसे आपने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है, पर ये है तो है ना। नाउ ये एग्जांपल होगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का। अच्छा, ये जो 4 फैक्ट्रीज हैं, ये एयर पोल्यूशन भी तो कर रही होंगी, राइट, ये क्लाइमेट चेंज भी तो कर रही होंगी। तो इस 1 करोड़ के बहुत सारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं, एनवायरमेंट खराब हो रहा है आपका, राइट। मान लो ये 4 फैक्ट्रीज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी यूज करते हो, ठीक है, या ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, तो इससे क्या पता रेडियो एक्टिव वेस्ट भी वो कर रहे हैं जिससे लोगों को और नुकसान हो रहा है, हो सकता है ऐसा, मेक सेंस, ठीक है। तो ये होगी आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी वो चीज होती है जिसको आप फैक्टर इन नहीं करते कैलकुलेशंस में, राइट। तो जीडीपी में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती हैं। अच्छा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती हैं, पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल मैं नहीं आपको बताऊंगा। अब मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको एक्सटर्नलिटी समझा दिया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी समझा दिया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल आप मुझे बताओ। या तो अभी लिख सकते हो तो अभी लिख दो, नहीं तो यूट्यूब कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। आई वांट टू नो कि आप कौन से एग्जांपल के साथ आते हो। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बता दिया, एक्सटर्नलिटी का मतलब भी पता चल गया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आप मुझे बताओ। ऑलराइट, ठीक है। नाउ तो ये 3 चीजों की वजह से ये है प्रॉब्लम्स विद जीडीपी। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस नहीं बताता, और एक्सटर्नलिटीज के बारे में तो नहीं ही बता सकता, राइट। पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला एस्पेक्ट है या ये जो एक्सटर्नलिटी वाला एस्पेक्ट है, इसको कैप्चर करने के लिए ना इकोनॉमिस्ट ने 2 और टूल्स निकाले हैं, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी को मेजर करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला है, एक्सटर्नलिटीज को भी मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए, अकाउंट फॉर करने के लिए कि ये जो नुकसान हो रहा है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का, इसका एक्सटर्नलिटीज से इसका जीडीपी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसका भी एक तरीका निकाला है। तो इन दोनों चीजों के लिए तरीके निकले हुए हैं। अब हम उन तरीकों की तरफ देखते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी वाले तरीके को देखते हैं, ओके, फिर हम इसकी बात करेंगे। ऑलराइट, नाउ इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए ना कि जीडीपी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, उसके लिए हम करते हैं एक कैटेगरी होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी कैटेगरी नहीं, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व को हम देखते हैं इनइक्वालिटी अगर हम चेक करना चाहते हैं ना। लॉरेंस कर्व होता क्या है, और उससे हम ना फिर गिनी कोएफिशिएंट करेंगे। गिनी कोएफिशिएंट एक्चुअली आपको बताता है कि आपकी सोसाइटी में ज्यादा इनइक्वालिटी है या नहीं है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। लेट्स सपोज ये ग्राफ देखना, बड़ा रफ सा मैं बना रहा हूं, मैंने ऑलरेडी बनाया ग्राफ नहीं डाला है क्योंकि मैं बनाना चाहता था आपके सामने, ठीक है, उससे और क्लैरिटी होगी। नाउ लेट्स सपोज ये जो ग्राफ है इसकी वाई एक्सिस पे है पर कैपिटा इनकम। अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश की पर कैपिटा इनकम या क्यूमुलेटिव इनकम की बात करते हैं, ठीक है।
और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हम डालते हैं पॉपुलेशन, राइट। सो इधर है वाई एक्सिस जो है पर कैपिटा इनकम और ये है पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ अगर ना मैं एक ऐसा कर्व बनाता हूं जो ऐसा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री पे, ये जो डॉटेड लाइन है ना इसे मैं परफेक्ट इक्वालिटी कर्व बोलूंगा। परफेक्ट इक्वालिटी कर्व मतलब कि अगर इस पॉइंट पे मैं जाऊं तो 10% पॉपुलेशन जो है उसके पास 10% इनकम है देश की। यहां पे जो वाई एक्सिस में मैंने बनाया हुआ है ना ये ऐसे है 20%, 30%, 40% और ऐसे आगे जाता जाएगा, और पॉपुलेशन भी 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे जाती जाएगी। नाउ ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ये आपको पता क्या दिखाती है कि 10% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम है। सिमिलरली 20% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम है, 30% पॉपुलेशन के पास 30% इनकम होगी, 40% पॉपुलेशन के पास 40% इनकम होगी एंड सो ऑन। तो अगर 10% पॉपुलेशन के पास देश की 10% इनकम है, 20% पॉपुलेशन के पास देश की 20% इनकम है, तो डोंट यू थिंक उस सोसाइटी में परफेक्ट इक्वालिटी चल रही है? परफेक्ट इक्वालिटी है, राइट। तो इसीलिए इस कर्व को हम कहते हैं परफेक्ट इक्वालिटी कर्व। पर रियल लाइफ में परफेक्ट इक्वालिटी तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। रियल लाइफ में तो परफेक्ट इक्वालिटी क्या, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। तो रियल लाइफ में अगर मैं कर्व को ड्रॉ करूं ना तो रियल लाइफ में कर्व कुछ ऐसा निकलता है। ये तो हो गया आपका परफेक्ट इक्वालिटी कर्व, और रियल लाइफ में आपका कर्व कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। ये पॉइंट है 100% वाला। रियल लाइफ में आपकी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कुछ ऐसे जाती है कि 40% पॉपुलेशन के पास अभी भी 10% इनकम है, ठीक है। सिमिलरली जैसे ये 10 है, पहले क्या था 10% पॉपुलेशन पे 10% इनकम थी, अब इधर 50-60% पॉपुलेशन के पास ही 10% इनकम है। देख सकते हो आप कर्व में, है ना, बनती है बात। तो रियल लाइफ में तो कर्व्स कुछ ऐसे जाते हैं। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा ये कर्व नीचे को होएगा, जितना ज्यादा ये कर्व ऐसे जाएगा, बेंट होएगा, उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। मान लो ये कर्व ऐसे जा रहा है, यहां तक जा रहा है नीचे तक, तो इसका मतलब 90% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम है और बची हुई 90% वेल्थ, 90% आपके कंट्री की इनकम सिर्फ टॉप 10% के पास है, राइट। तो जितना ज्यादा ये नीचे को होगा उतना ही ज्यादा आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, राइट। नाउ ये जो कर्व होता है ना ये वाला, इसे हम कहते हैं लॉरेंस कर्व। ऑलराइट, सो लॉरेंस कर्व आपको बताता है कि आपकी सोसाइटी में, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देता है कि आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है या इक्वालिटी है। जितना ज्यादा आपका ये जो कर्व है ये परफेक्ट इक्वालिटी कर्व के पास होगा, ऊपर को होगा, उतनी ज्यादा आपकी सोसाइटी ज्यादा इक्वल है, और जितना ज्यादा ये नीचे को होगा उतनी ही ज्यादा आपकी सोसाइटी अनइक्वल है, राइट। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है कि आप देखो इतनी, मतलब ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन के पास सिर्फ 30% इनकम आ रही है ना, मेक सेंस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ये सारी सिचुएशन है, और लॉरेंस कर्व आपको बताएगा प्रॉब्लम के बारे में रियल पिक्चर, ग्राफिकली बताएगा, क्लियर। पर अगर मैं इस चीज को एक स्कोर देना चाहता हूं, ये जो इनइक्वालिटी है इसको एक स्कोर देना चाहता हूं, इसको नंबर्स में मेजर करना चाहता हूं, ये तो ग्राफ में मैंने दिखा दिया कि जितना ज्यादा नीचे उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी। पर अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर में मेजर करना चाहता हूं, स्कोर देना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं निकालूंगा गिनी कोएफिशिएंट। वो होता है गिनी, ध्यान से सुनना, कोएफिशिएंट ना। गिनी कोएफिशिएंट क्या करता है, लेट्स सपोज ये 100% यहां पे था, राइट, 100% पॉपुलेशन, और ये टॉप भी 100% इनकम है। अब ये है परफेक्ट इक्वालिटी कर्व आपका, ये डॉटेड लाइन। नाउ एरिया बिटवीन परफेक्ट इक्वालिटी कर्व एंड लॉरेंस कर्व को मैं कह देता हूं ए। इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया है उसे मैं ए कह दूंगा, और जो ये लॉरेंस कर्व है और बाकी नीचे तक जो एरिया है ये वाला, इसे मैं बी कह देता हूं, ठीक है। सो ये हो गया एरिया ए, ये हो गया एरिया बी।
ना आपका गिनी कोएफिशिएंट पता क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एरिया अंडर ए डिवाइडेड बाय एरिया अंडर ए प्लस एरिया अंडर बी। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? इन दोनों के बीच में जो एरिया है डिवाइडेड बाय दोनों प्लस कर दो आप, एरिया अंडर ए प्लस एरिया अंडर बी। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपका जो ये लॉरेंस कर्व है, आपकी जो कंट्री है वो बहुत इक्वल है, उसमें इनइक्वालिटी ज्यादा है नहीं, तो क्या होगा? तो ये जो आपका लॉरेंस कर्व है ये परफेक्ट इक्वालिटी के पास होगा, बहुत ज्यादा पास होगा, इतना ज्यादा पास होगा कि आपका एरिया अंडर ए ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, राइट? तो अगर आपका एरिया अंडर ए ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है तो गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाती है जीरो। मेक सेंस? ठीक है। अब मान लो आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, ये जो होगा ये लॉरेंस कर्व, ये इस साइड को ज्यादा होगा, राइट? इधर को ज्यादा होगा, स्टीप ज्यादा होगा, बेंट ज्यादा होगा, राइट? तो उस केस में एरिया अंडर ए, उस केस में एरिया अंडर जो बी है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो हो जाएगा, है ना? जितना ज्यादा ये बेंट होगा उतना एरिया अंडर बी ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो होगा, राइट? जब एरिया अंडर बी ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो है तो ये तो जीरो हो गया, ये वैल्यू 1 आ जाएगी गिनी कोएफिशिएंट की, राइट? तो वैल्यू आ जाएगी 1 ना। जो गिनी कोएफिशिएंट है ना, उसकी जो नंबर है, उसका जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही मंडराता रहता है। अगर आपके गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 के पास ज्यादा है तो आपकी सोसाइटी ज्यादा इक्वल है, और अगर आपके गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 के ज्यादा नजदीक है तो आपकी जो इनइक्वालिटी आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है? इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है? रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर इफ योर गिनी कोएफिशिएंट वैल्यू इज क्लोजर टू 1। तो जीडीपी की डिस्ट्रीब्यूशन हम गिनी कोएफिशिएंट से चेक कर लेते हैं कि कैसी है। जैसे, और इसमें ना जनरली कंफ्यूजन भी हो जाती है, जनरली हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा नंबर होगा उतनी ज्यादा इक्वालिटी होगी, है ना? जनरली आपसे कोई पूछे कि यार गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्लोज टू 1 है, तो आप सोचते हो कि हाँ ज्यादा है, दैट मींस अच्छा है। वो होता है ना हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस में, कि ज्यादा मतलब अच्छा, तो ज्यादा नंबर है तो अच्छा है, अच्छा मतलब इक्वालिटी ज्यादा है। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं, स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज कर देते हैं, व्हेन योर गिनी कोएफिशिएंट वैल्यू इज क्लोजर टू 1 वो कह देते हैं इक्वालिटी ज्यादा है ना, उल्टा है। अगर आपके गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्लोजर टू 0 है तो इक्वालिटी ज्यादा है, अगर गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्लोजर टू 1 है तो इनइक्वालिटी ज्यादा है। मेक सेंस? ठीक है। तो जैसे अगर मैं इंडिया और नॉर्वे को कंपेयर करूं तो नॉर्वे की गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्लोजर टू 0 होगी, इंडिया की गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्लोजर टू 1 होगी, क्योंकि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। आपको स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखता है, आपको बड़े बड़े सेठ भी दिखेंगे जिनके पास इतना पैसा है कि कोई अंत नहीं, और आपको जो गुर्बत है, जो गरीबी है, उसकी भी इंतहा दिख जाएगी अगर आप इंडिया में घूमने निकलते हो। इतना ज्यादा डिफरेंस है। अंबानी के घर के पास ही मुंबई में झुग्गियां भी डली होंगी, थोड़ा ही दूर झुग्गियां भी होंगी। एक अंबानी साहब हैं जो इतना पैसा लेके बैठे हैं, और वहीं उन्हीं के शहर में झुग्गियां भी हैं बहुत सारी। बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, राइट? तो इंडिया की वैल्यू क्लोजर टू 1 होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो गिनी कोएफिशिएंट से, ये याद रखना, इस पे एमसीक्यू बन सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर? ठीक है, चलो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की भी प्रॉब्लम देख लेते हैं। उसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट निकाला है, जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है ना जीडीपी की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से, उसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट निकाला है जिसका नाम है ग्रीन जीडीपी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा है और बहुत सॉलिड मुद्दा है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया ग्रीन जीडीपी, ताकि आपका दिमाग सिर्फ जीडीपी की तरफ ना हो। अब ग्रीन जीडीपी में पता क्या होता है? लेट्स सपोज आपकी जीडीपी 100 रुपीज है, ठीक है, पर आपने जितनी फैक्ट्रीज लगाई हैं इस जीडीपी को बनाने में, वो ना एनवायरमेंटल डैमेज कर रही हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट, इकोलॉजिस्ट उस एनवायरमेंटल डैमेज की कॉस्ट निकाल लेते हैं कि कितने पैसे का एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। लेट्स सपोज आपकी जीडीपी इतनी है, पर उस जीडीपी को बनाने में आपका एनवायरमेंट
40 रुपीज का एनवायरमेंट आपका डैमेज हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ये कॉस्ट लगाते कैसे हैं? वेल, यही ट्रिक है, ये कॉस्ट लगाई जा सकती है, मतलब अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लगाई जा सकती है कि जो कार्बन एमिशन हो रहा है इससे मॉनेटरी टर्म्स में हमें कितना नुकसान हो रहा है, लगाई जा सकती है। तो 100 रुपए की आपकी जीडीपी है, 40 रुपीज का आपका एनवायरमेंटल डैमेज है, तो आपकी ग्रीन जीडीपी होगी 60 रुपीज की। तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट्स को जीडीपी पे नहीं फोकस करना चाहिए, ग्रीन जीडीपी पे फोकस करना चाहिए। ग्रीन जीडीपी को बढ़ाने में कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ जीडीपी को, क्योंकि अगर आप ग्रीन जीडीपी पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान एनवायरमेंट पे भी जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। वैसे आपने पढ़ा ही होगा और कई जगहों पे पढ़ोगे, करंट अफेयर्स में भी पढ़ोगे कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ है क्लाइमेट चेंज के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, राइट, जो 2030 तक अचीव करने हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कॉन्सेप्ट, पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए जो चीजें चल रही हैं, ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट, ये जीडीपी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो रही हैं उन्हें काबू करने का ही एक इनिशिएटिव है। क्लियर? तो ये वो चीजें हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आपको समझाना ये नहीं था, ज्यादा इंपॉर्टेंट गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंस कर्व ही था। आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, अभी चाहे लाइव चैट में लिख के पूछ दीजिए या लेक्चर पूरा देखने के बाद आप उसमें पूछ लेना यूट्यूब कमेंट्स में। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर इसी के साथ हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का टॉपिक तो खत्म हो जाता है, पर जैसे मैंने आपको बताया था मैं कुछ डाउट्स भी आपके ले लेता हूं। एक डाउट तो मैं पक्का अभी आपका क्लियर कर दूंगा। एक डाउट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने पूछा और वो डाउट इंपॉर्टेंट भी है सबके लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक इंसान का डाउट ले रहा हूं तो बाकियों को सुनने की जरूरत नहीं है। ये जो डाउट है ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबके दिमाग में इस चीज से रिलेटेड कंफ्यूजन जरूर आई होगी। अगर नहीं आई तो आनी चाहिए थी। ठीक है, इन एनी केस ये जो डाउट है जो अभी मैं लेने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर? तो ध्यान से सुनना डाउट क्या था, फिर मैं बताता हूं कि ये डाउट क्लियर करता हूं मैं आपका। देखो, मैंने आपको बताया था कि देखो एक एग्जांपल दिया था कि लेट्स सपोज पूरी इकोनॉमी में आप ही बना रहे हो गुड्स, एक साल में आप 60 रुपीज की ब्रेड पर व्हीट परचेज करते हो, उस पे 40 रुपीज की वैल्यू ऐड करते हो और 100 रुपीज की ब्रेड बना देते हो, राइट? और पूरी इकोनॉमी में आप सिर्फ ब्रेड ही बना रहे हो। आप ही एक फर्म हो जो एक ब्रेड बनाता है, ठीक है? तो आपकी जो जीडीपी होगी कंट्री की वो कितनी होगी? 100 रुपीज, है ना? अच्छा, मैंने जब आपको बताया था कि क्यों हम सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, ओनली फाइनल गुड्स आर कैलकुलेटेड इन जीडीपी एस्टिमेशन, व्हाई नॉट इंटरमीडिएट गुड्स? तो मैंने आपको यह बताया था कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को सेपरेटली इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है, राइट? अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड में इंक्लूडेड है तो मैं दोबारा से 60 रुपीज अगर और ऐड कर दूंगा, दोबारा से इंटरमीडिएट गुड ऐड कर दूंगा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना? यही बताया था मैंने कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करते क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है ना? अगर सेपरेटली करूंगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। पर एक स्टूडेंट का डाउट आया था और बहुत वाजिब डाउट था। उन्होंने कहा था कि सर जो आपका प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड है ना, जो हमने प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड करा था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, वैल्यू एडेड बाय फर्म आई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, राइट? और सारी कंपनीज की वैल्यू ऐड कर देते हो तो आपको जीडीपी मिल जाती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाता है, राइट? ना बहुत वाजिब डाउट पूछा। उन्होंने कहा कि सर पहले तो आपने ये बताया था कि हम इंटरमीडिएट गुड्स अलग से इसलिए नहीं काउंट करते क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, पर यहां तो आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू निकाल रहे हो फाइनल गुड्स से, आप तो सिंगल काउंटिंग भी नहीं कर रहे। अगर मैं आपके इस लॉजिक पे जाऊं तो जीडीपी तो इस हिसाब से सिर्फ 40 रुपीज आनी 40 रुपीज आनी चाहिए। अगर हम इस लॉजिक पे जाएं तो जीडीपी तो 40 रुपीज नहीं आनी चाहिए, फाइनल गुड्स 100 रुपीज के हैं, माइनस इंटरमीडिएट गुड्स 60 रुपीज के, जीडीपी तो 40 रुपीज की आएगी। तो सर आपने अलग से इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं ऐड करे? क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। पर यहां तो आप सिंगल काउंटिंग भी नहीं होने दे रहे, तो ये क्या बात हुई, है ना? यही डाउट था। वेल,
बिल्कुल सही डाउट है, जेन्युइन डाउट है, पर आप ध्यान से सुनना, ये डाउट कैसे मैं आपका सॉल्व करता हूं, कैसे गलत है ये डाउट, मैं आपको बताता हूं। देखो दोबारा से एग्जांपल लेते हैं। पहली बात तो डाउट समझ आ गया ना, सिंगल काउंटिंग भी नहीं होने दे रहे। लेट्स सपोज दो कंपनीज हैं हमारे कंट्री में। एक कंपनी क्या करती है, 60 रुपीज की ब्रेड परचेज करती है, 40 रुपीज की उस पर वैल्यू ऐड कर देती है और 100 रुपीज की ब्रेड बना देती है। ठीक है, अब अगर जीडीपी की डेफिनेशन पे जाएं तो जीडीपी आपकी 100 रुपीज है, पर अगर हम प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड पे जाएं तो आप कहते हो कि जीडीपी उस हिसाब से 40 रुपीज आ रही है ना? ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड पे जाएंगे तो भी जीडीपी 100 रुपीज आएगी, देखना ध्यान से। ये तो होगी जी कंपनी नंबर 1, फर्म नंबर 1 जिसने ये ब्रेड बनाई है। ठीक है, एक और प्रोड्यूसर है जो ये व्हीट बना रहा है। प्रोड्यूसर तो वो भी है ना जो व्हीट बना रहा है, राइट? लेट्स सपोज वो फार्मर है। ठीक है, अब एक फार्मर है जो व्हीट बना रहा है। ठीक है, इस व्हीट को बनाने में लेट्स सपोज फार्मर की कोई इनपुट कॉस्ट नहीं लग रही। वो क्या करता है, कहीं से सीड्स उसे मिल जाते हैं व्हीट के बहुत सारे फ्री में, और वो ना लेट्स सपोज एग्जांपल ही दे रहा हूं, लेट्स सपोज वो सीड्स को ग्राउंड में सो कर देता है और खेत में व्हीट उग जाती है, हार्वेस्ट करके ले आता है, कोई इनपुट कॉस्ट नहीं लग रही लेट्स सपोज। ठीक है, तो उस फार्मर की इनपुट कॉस्ट लग रही है 0, प्लस वो अपनी मेहनत से 60 रुपीज की वैल्यू ऐड कर देता है और वो 60 रुपीज की व्हीट बना देता है। लेट्स सपोज ऐसा वो कर देता है। ठीक है, अब अगर मैं प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड पे जाऊंगा तो मैंने आपको क्या बोला था, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं वो जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हैं सबकी वैल्यू एडेड ऐड कर दो। तो ये जो कंपनी है इसने कितनी वैल्यू ऐड करी है, 40 रुपीज की। ठीक है, ये जो फार्मर है, ये जो प्रोड्यूसर है, इसको भी कंपनी मान लेता हूं, इसने कितने की वैल्यू ऐड करी है, 60 रुपीज की। दोनों को ऐड कर दूंगा तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आएगा, 100 रुपीज। तो ये तो उसके इक्वल नहीं आ गया। आपको कंफ्यूजन इसलिए हुई थी क्योंकि आपने समेशन पे ध्यान नहीं दिया था। आपने देखा कि फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, पर इंटरमीडिएट गुड्स की तो सिंगल काउंटिंग भी नहीं कर रहे सर, बस यहां पे रखा। मैंने एक और चीज बोली थी कि सारी कंपनीज की वैल्यू एडेड करनी है आपने, चाहे वो इंटरमीडिएट गुड्स ही बना रहे हो, राइट? पर उस कंपनी के लिए तो वो फाइनल गुड ही है, राइट? तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो जो कुछ भी बना रहे हैं सब ने जो जो वैल्यू ऐड करी है आप सब ऐड कर दोगे। तो इस हिंदुस्तान में अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक तो गुड्स बना रहा है ये कंपनी, एक ये फार्मर बना रहा है, इसकी इनपुट कॉस्ट 0 है, इसकी वैल्यू एडेड 60 है, इसकी वैल्यू एडेड 40 है, दोनों की वैल्यू एडेड ऐड कर दो आपको 100 मिल जाता है। अच्छा, आप कहोगे अगर आप ये भी कह देते हो कि यार ये एग्जांपल वैलिड नहीं है, इनपुट कॉस्ट 0 कैसे होती है, तो चलो ऐसा कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसकी इनपुट कॉस्ट 10 रुपीज है और इसने 50 रुपीज की वैल्यू ऐड करी थी, इसने 60 रुपए का गुड बना दिया, तो इसने वैल्यू कितने की ऐड करी है, 50 रुपीज की। मैं यहां 50 कर देता हूं, ठीक है, 40 + 50। पर इसने जो 10 रुपए के रॉ मटेरियल दिया है, जिस इंसान ने इस फार्मर को 10 रुपए का रॉ मटेरियल दिया है, उसने भी तो बनाया होगा ना, उसने भी तो कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। लेट्स सपोज उसकी इनपुट कॉस्ट 0 थी और उसने 10 रुपए की वैल्यू ऐड करी और ये फार्मर को रॉ मटेरियल दे दिया, तो वो भी एक बंदा होगा। अगर इसकी इनपुट कॉस्ट 0 होती फार्मर की तो इसने कुछ रॉ मटेरियल नहीं यूज करा, पर अगर इसने रॉ मटेरियल यूज करा है तो जिसने उसे वो रॉ मटेरियल दिया उसने भी तो कोई वैल्यू ऐड करी होगी, उसने 10 रुपए की वैल्यू ऐड करी है, तो 40 + 50 + 10 100 हो जाएगा, राइट? सारी कंपनीज की अगर आप वैल्यू एडेड ऐड कर दो तो फाइनल गुड्स का जितना प्राइस है उतना ही बन जाता है, ब्रेड का प्राइस ही बन जाता है। व्हीट में वैल्यू कितनी ऐड हुई थी, ब्रेड में कितनी वैल्यू ऐड हुई थी, सब ऐड कर दो, वही हो जाता है। आई होप दैट क्लियर्स योर डाउट। अगर नहीं होता तो प्लीज दोबारा कमेंट्स में लिख देना अगर ये डाउट क्लियर नहीं होता है, ठीक है? अगर नहीं होता तो दोबारा लिख देना, मैं दोबारा इसे टैकल कर दूंगा। क्लियर? ठीक है, ऑल राइट। चलो फिर इसी के साथ हमारा ना लेक्चर खत्म होता है। अब मैं आपके साथ क्या करूंगा, अभी आपके साथ ना स्क्रीन पे मैं 2 MCQs शेयर कर देता हूं, ठीक है? आपने उन MCQs का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में, जैसा भी आपको ठीक लगे। आपने उन MCQs का आंसर लिख लेना, 10 सेकंड ले लेना, 20 सेकंड ले लेना, उन MCQs का आंसर करना, ठीक है? और लिख देना, ठीक है? मैं चेक करूंगा कितनों का वो आंसर सही है, कितनों का गलत। मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर गलत ही होगा क्योंकि मैं थोड़ा टफ MCQ दूंगा आपको, तो घबराना नहीं है अगर गलत हो, पर उससे आपकी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी,
ऑलराइट, तो अब मैं आपको एमसीक्यू देता हूं एक, आपने उसे सॉल्व करना है और उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, क्लियर? चलो फिर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू। हाय, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।